Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the latest development in Engineer Muhammad Ali Mirza Saab case. As you already know कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो है वो बेल पे कल आर्गुमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। क्योंकि आर्गुमेंट एक्सटेंसिव थे तो जो है वो कल ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं हो सका, तो आज जो है वो ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है। एक तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो केस है उसमें जो जज साहब का ओपिनियन क्या है और क्या उसका जो है वो उन्होंने आउटकम निकाला और किस वजह से उन्होंने जो है वो ये डिसमिसल ऑर्डर दिया, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके अलावा फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जो जेलों में पड़े हैं और वो भी इसी तरह विक्टिम हैं डिफरेंट फॉल्स एफआईआर्स या फॉल्स कंप्लेंट्स का जो है वो कर एज यानी उसके रिजल्ट में वो लोग जो हैं वो बिहाइंड द बार है। उसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे केसेस जो हमने रियल लाइफ में कुछ केसेस किए जिसमें मैं आपको इवन कॉन्डक्ट ऑफ ए जजिस के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जज के कॉन्डक्ट कुछ यानी सारे जो हैं वो जजिस की बात नहीं मैं करता, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल जजिस के जो है वो कॉन्डक्ट्स हमने जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो देखे, उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर जो फिर अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई है उसको हम आप खुद इसको जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे और मैं अपने कंप्लीट जो है वो ग्राउंड्स आपको बताऊंगा, फिर आपने खुद उसको जो है वो एनालाइज करके जो है वो बताएंगे और मुझे आपका ओपिनियन जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसमें ओपिनियन दें कि फिर 27th अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है या गलत हुई है, या इससे जो है वो जजिस की जो पावर्स को थोड़ा सा कर्टेल किया गया है, क्या इससे जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव का आपने जो है वो डिसाइड करना है। उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस की तरफ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो बेल पेंडिंग थी वो आज जो है वो डिसमिस कर दी गई है। और उसमें अब जब भी कभी कोई बेल डिसमिस होती है उसमें 3 पैरामीटर्स जो हैं वो बेसिकली देखे जाते हैं। जो मेरा ओपिनियन है कि 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। नंबर 1 ये कि अगर जो है वो आपका केस जो है वो यू आर वेल इक्विप्ड, अगर आपकी लीगल टीम स्ट्रांग है और स्ट्रांग होने के बावजूद साथ आपके पास एविडेंसेस या स्ट्रांग जो है वो आपके पास ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो आप जजिस को कन्विंस कर पाएं, तो देन आपको जो है वो फौरी तौर पे बेल ग्रांट कर दी जाती है। नंबर 1 ये पहली सिचुएशन है। नंबर 2 सेकंड सिचुएशन ये है कि एक कोई हाई फाई सेंसिटिव केस है और उसमें जजिस अंडर प्रेशर हैं। अगर वो प्रेशर में आ जाएं कि कोई फॉर एग्जांपल लोग जो हैं कोई मोब कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस जो हैं वो कोई स्ट्राइक कर सकते हैं, कोई रैली निकाल सकते हैं, या कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो पीस में या सिक्योरिटी में हो सकती है, तो उसके बर्डन में जज आ सकते हैं। उसकी वजह से भी जजिस के जो डिसीजन हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस चले जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो अगर उन्होंने सीधा काम भी करना हो, करना भी चाहें, तो फिर वो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो उनकी जो है वो ऑर्डर्स में नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं और उसकी वजह से जजिस जो है वो उसमें हार नहीं डालते और वो डिसमिस करके ऊपर के फोरम के लिए जो है वो जो है वो छोड़ देते हैं कि वो लेट द हाई कोर्ट डिसाइड कि वो क्या करे। लेकिन ये जज के मैंडेट के खिलाफ है। अगर आप प्रेशर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अगर आप जो है वो किसी भी तरफ से जो भी इलीगल या इनवैलिड तरीके से कोई भी प्रेशर क्रिएट किया गया हो, कोई फॉर एग्जांपल कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कोई भी ऐसी चीज हो, अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते,
तो मेरे नज़दीक आपको जज बनना आपके लिए मेरे नज़दीक ये गलत डिसीजन है। आपको जज बनना ही नहीं चाहिए, और अगर आप जज बन चुके हैं तो आपको रिज़ाइन कर जाना चाहिए अगर आप प्रेशर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और आप जो है वो फेयर डिसीजन नहीं कर सकते। तो आप अगर प्रीवियस इस्लामिक हिस्ट्रीज में चले जाएं तो बहुत सारे जजेस, बहुत सारे जो है वो उस वक़्त काज़ी होते थे मुसलमानों के, और वो काज़ी के बारे में ये मशहूर होता था कि चाहे आप उसको ज़िंदान में डाल दो, आप जेल में डाल दो, वो अपना फ़ैसला इस्लामिक लॉज़, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और जो शरीयत के कानून होते थे उस वक़्त के लागू, उनको फ़ॉलो करते हुए जो है वो उनको टेक अप करते थे और उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन देते थे। अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो देन आप जो है, आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप किसी मासूम की जिंदगी को दांव पे लगाएं। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट ये होता है कि अगर कोई इस तरह का सेंसिटिव इशू है जिसके अंदर आप जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करें, या लेजिस्लेचर आपको प्रेशराइज करता है, या आपके पास कोई लॉ में कोई रास्ता मौजूद नहीं है, कोई लॉ में आपके पास रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, या उसके जो लीगल टीम है वो काफी कमजोर है जो असिस्ट नहीं कर पाती जज को, तो देन जो है वो जज आपकी बेल को डिसमिस कर सकते हैं। और अब ये जो तीन एस्पेक्ट हैं ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अगर आपके पास इससे बेटर कोई और भी चौथा ऑप्शन भी है तो आप जरूर मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि ये चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। मेरे नजदीक ये तीन ही ऑप्शन होते हैं कि या आपकी लीगल टीम स्ट्रांग है, जज कमजोर है, या आपकी जो है वो लीगल टीम कमजोर है, जज स्ट्रांग है, उसको असिस्टेंस नहीं मिली और वो डिसमिसल की तरफ चला गया। थर्ड वन ये कि जज के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कोई प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ग्रुप की उधर से, कहीं से भी, कोई रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से भी प्रेशर हो सकता है, तो देन वो डिसमिस करते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये अब आपको डिसाइड करना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो है वो मामलात में इतने डिलेज या इतने जो है वो मामलात में अब दोबारा रिमांड होके आया और दोबारा से डिसमिसल होना है। अब 100% बात है कि जज साहब ने कोई ना कोई लॉजिक्स या रीजनिंग के साथ ही डिसमिस किया होगा, और बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि मोस्ट ऑफ द इनोसेंट पर्सन्स जो हैं, जो बेचारे मासूम लोग, बहुत सारे फॉल्स कंप्लेंट्स, और जो लोग थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनका जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, या जुडिशरी में कहीं उनका जो है वो लिंक्स, या एडवोकेसी के अंदर कहीं पे उसका जो लिंक होता है, वो लोग जो हैं वो इन बाकी जो लोगों के ऊपर जो है वो उनको अंडर इन्फ्लुएंस ले आते हैं और उनके ऊपर जो है वो फॉल्स एफआईआर्स और फॉल्स क्लेम्स जो है वो करके उनको जो है वो सिस्टम के अंदर उलझा देते हैं। और उस प्रोसीजर के अंदर जब आप उलझते हैं तो लोग जो हैं वो, बहुत सारे लोग नाउमीद हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे फिर जो इनोसेंट को जब आप सजा देते हो इस तरह से कि एक एक साल, दो दो साल उनको अरेस्ट करके अंदर जो है वो इन प्रिजन रखते हैं, तो फिर वो वहाँ पे जो ऑलरेडी हार्डन्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ वहाँ रह के फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर आपने हमें इनोसेंट होने के बावजूद ये किया तो फिर अब हम जो है वो कोई भी नेगेटिव वे जो है वो यूज करेंगे, और फिर अब हम जो है वो इनको वो करेंगे। तो ये एक बड़ी, यानी किसी भी, अगर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ें या फॉर एग्जांपल सोशल क्राइम्स की तरफ सोशियोलॉजी में चले जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी इनोसेंट, किसी भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन के बैक साइड पे 99% जो लोग हैं वो इनोसेंट होते हैं। जब उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, क्रिमिनल केसेस में जानबूझ के उलझाया जाता है या उनको जो है वो अपना ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो फिर वो क्राइम की तरफ मूवमेंट जो है वो अपनी बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनती है। तो अभी क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है वो डिसमिस हो गई बेल, अब इसके ऊपर आप जो है वो अपील में, ऊपर जो है अपील तो नहीं होती खैर बेल की, बेल में बस आपने डायरेक्ट ऊपर हाई कोर्ट में बेल फाइल करनी होती है, और पोस्ट रेस्ट बेल, और उसमें जो ग्राउंड्स मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताए गए हैं वही सारे रेलिवेंट हो गए हैं, वही सारे रेलिवेंट हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है वो करे क्या, वो पहले वेट करे कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन इनवैलिडेट हो जाए, और जो ही वो इनवैलिडेट होगा
आपके पास बेल का राइट तो ऑलरेडी है, वो तो कंटिन्यूअस है। आप उसको इनवैलिडेट कराने के बाद आप ये सारे जो ऑर्डर्स और सारे एविडेंस हाथ लगा के देन ऊपर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मूव करें पोस्ट टेस्ट बेल, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई पर्सनली बिलीव कि उनकी जो है वो बेल हो जाएगी। और फिर उस बेल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स जो है वो कहा कि आपने स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। आपने सबसे पहले जो एफआईआर है उसके डेंट्स को हाईलाइट करना है। नंबर 2, क्योंकि इसमें डीपर एप्रिसिएशन की इतनी गुंजाइश नहीं होती। जब आप हाई कोर्ट में या किसी भी जगह बेल स्टेज पे जब आप बात कर रहे होते हैं तो डीपर एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन डीपर एप्रिसिएशन से मना भी नहीं किया गया कोर्ट को, और आपको जो है वो डेंट क्रिएट करने होते हैं। तो हाई कोर्ट में क्योंकि जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपने बेल के अंदर जो डेंट्स है उनको हाईलाइट करना है। देन आपने उसके बाद जब वो हाईलाइट कर लें तो देन आपने 295C जो है उसके मेन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और उनके जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीज कैटेगराइज होती है, कब 295C इन्वोक होती है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और उनको आपने जो है वो सेकंड स्टेप ये होता है हमारा कि आप लॉ के ऊपर बात करें कि किस लॉ की किस तरह से वायोलेशन हुई है। फिर जब ये हो जाता है फिर आप थर्ड उसमें स्टेप पे आते हैं कि जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज के अंदर जैसे कि फतावा है, इस्लामिक लॉज और इस्लामिक प्रिंसिपल्स स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दी ब्लास्फेमी लॉज, आप उसको जो है वो हाईलाइट करेंगे और उसके अंदर जो है वो आप डिटरमिन करेंगे कि फतावा जो एक्चुअल हमारे पास हैं उसके अंदर इंटरप्रिटेशंस और उनके ऊपर बात होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं डिफेंसिव वे में कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बात है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काटी, और उस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या जो टोटल स्टोरी है नरेट हुई उसके ऊपर जो क्रिश्चियनिटी या डिफरेंट रिलीजन्स का जो बेसिक यानी रेस जस्टाई का जो प्रिंसिपल है कि अगर मैटर कनेक्टेड टू द रेलेवेंट फैक्ट भी है तो उसको भी आप हाईलाइट करेंगे, और फिर लास्ट में आप उसके ऊपर इमोशनल और फैक्चुअल उसके ऊपर लेके जाएंगे कि आप कि कितने लोग मुस्लिम्स जो हैं वो हमारे बिहाइंड द बार हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स कंप्लेंट्स, और 0.1% भी उसका कन्विक्शन रेट नहीं है। तो इन सारी वजहों से जो है वो बिहाइंड द बार रहना उनके लिए जो है वो ये नाजुक बात है कि एक शख्स जो इनोसेंट होने के बावजूद जो है वो बिहाइंड द बार रहे। तो लिहाजा इन सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है वो बेल इंशाल्लाह जो है वो ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट से जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह, आई पर्सनली बिलीव। लेकिन इसके लिए बेहतर ये है क्योंकि सेंसिटिव मामला है, पहले काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है उसको एक दफ़ा नलीफाई होने दें, ताकि वो नलीफाई जो ही होगा एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके हक में होगा और ये सारी चीज़ें साथ लगा के देन जो है वो आप हाई कोर्ट में जो है वो उसको इन्वोक करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो आपकी बेल में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले होगा इंशाल्लाह। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट यही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है वो बेल खारिज हो गई है, और उन्होंने जो है वो जो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इंशाल्लाह हमें ऑर्डर की कॉपी हमने अप्लाई की हुई है, वो इंशाल्लाह जो ही मिलेगी तो देन इंशाल्लाह हम आपके सामने उन उन ग्राउंड्स को इंटेंशन ऑफ द जज और इन चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि जो है वो आपको पता चले कि जजेस के माइंड में इंजीनियर साहब के लिए क्या चल रहा है, वो इंशाल्लाह इन डिटेल होगा। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमने कहा था कि देखें उसके बाद फर्दर के 27th अमेंडमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है। अब होगा क्या कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो सारे के सारे एक अलग से कोर्ट सुनेगी। मेरे नजदीक मैं इसको कहता हूं कि आप इस चीज को जो भी सोचें, मैं इसको ये सोचता हूं कि देखें जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक अलग से बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कौन से केस जा सकते हैं, पॉलिटिकल केसेस जितने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इलेक्शन से रिलेटेड जो भी यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मामलात हैं वो सारे तकरीबन उसमें जाएंगे। अब आम बंदे को जो लेमैन है उनका कोई लेना देना एज सच डायरेक्टली इसके केसेस के साथ नहीं होता। उनका लेना देना किन केसेस के साथ है, आपकी जमीन पे कब्जा हुआ, आपके घर पे कब्जा हुआ, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कोई जो है वो कोई भी ऐसा क्रिमिनल मामलात जो टैक्स की एवेजन का मामला हो गया, टैक्स की तरफ से कोई गड़बड़ हो गई, कोई और जितने भी मामलात हैं जो आपके डोमेस्टिक लाइफ सोशल लाइफ से रिलेटेड हैं, कोई
कन्विक्शन हो गई, कोई सजा नहीं हुई, कोई एक्विटल हो गए, कोई मुलजम बरी हो गए, कोई जो आपके डेली रूटीन के मैटर्स हैं उसको एक अलग सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वो पूरी हायरार्की जो है वो उसको सुनेगी, सिर्फ वो उन्हीं को सुनेगी। पहले क्या होता था कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल के एक पॉलिटिकल केस लगा हुआ है तो बाकी सारे केसेस को जो है वो अंडरमाइन कर दिया जाता था। तो मेरे नजदीक मैं इस चीज को देखता हूं। अभी जो मैं कल गुजरांवाला में एक एडिशनल सेशन जज साहब है, उनकी जो है वो एक जो है वो मुझे पता चला कि उन्होंने जो है वो क्रिमिनल केस में जो है वो एविडेंस होने से पहले, अभी एविडेंस नहीं हुए, अभी आपके पास जो है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, अभी और बहुत सारा जो है वो ट्रायल पेंडिंग है, और उसके अंदर जज साहब क्लाइंट को, जो एक फीमेल है, एक उसका हस्बैंड जेल में है, उसके वाइफ को जो है वो कहते हैं कि जी देखो जो मर्जी कर लो, सजा तो मैंने देनी देनी है, 100% तुम्हारे हस्बैंड को डिवोर्स तो नहीं है, या सुलह कर लो या फिर जो है वो मैं डिवोर्स उसको, या सुलह कर लो या फिर जो है वो मैं उसको सजा दे दूंगा। तो आप उन्हें कहें कि जी आप जो सुलह कर लें या फिर जो है वो मैं सजा दे दूंगा, और आपने जो है वो ये जो है इस्लामाबाद से वकील क्यों किया है। तो मुझे बड़ी ये एक एस्टॉनिशिंग बात है, ये एक मतलब ये एक कॉन्डक्ट ऑफ ए जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आप एक एडिशनल सेशन जज होके जो है वो ये बात करते हैं। तो आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि हमारे जजेस जो हैं, एक खोसा साहब ने भी एक बुक लिखी थी और उसके पहले भी मैंने कुछ बुक्स पढ़ी जिसमें जजिंग द जजेस के ऊपर भी उन्होंने कि जज जो है मतलब एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का मामला हुआ, उसमें भी जजेस जो है वो उनकी, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, वट एवर रोल जजेस का है कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो गलतियां हुई। उससे पहले चले जाएं आप, अगर फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब के मामलात में, मरियम नवाज साहिबा के मामलात में, उनमें भी चाहे बाद में मतलब उनको जो है वो कर दिया गया, लेकिन जो ह्यूमिलिएशन थी वो किसी एक जज की मतलब मिसकॉन्डक्ट की वजह से थी। फिर उसके बाद उससे पहले चले जाएं मार्शल लॉज लीगलाइजेशन और ये, यानी जितने भी मामलात हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी जो है वो इंसाफ करने से या किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन करें। तो मेरे नजदीक जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बेसिकली इससे बेहतरी ये आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी पॉलिटिकल केसेस वो अपने एक अलग कोर्ट में चलते रहेंगे, जो नॉर्मल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग है उससे इफेक्ट नहीं होंगी और उसी के मुताबिक ये सारे मामला चलेंगे। कुछ चीजें इसमें जो है वो हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह एक अलग डिटेल में एक वीडियो में बना चुका हूं उसके एनालिसिस पे, लेकिन एक वीडियो हम इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। और एक और चीज, जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो हर एस्पेक्ट से जो है वो मैटर करता है, तो आप लोगों की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या 27th अमेंडमेंट के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताई, क्या जजेस की पावर्स को कर्टेल होना चाहिए। नंबर 2, क्या 27 अमेंडमेंट जो है वो एक पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का, या अगर नेगेटिव है तो आपने उसको भी मुझे जरूर कोई ना कोई उसके ऊपर लॉजिक देना है। और जो भी आपके ओपिनियंस होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन डिटेल आपके ओपिनियंस और क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ और रोल ऑफ जुडिशरी के ऊपर इंशाल्लाह इन डिटेल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए इंशाल्लाह दुआगो रहिएगा आप मेरे लिए और मैं इंशाल्लाह आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।